हमने रिचार्ज और डिस्चार्ज का जो नियम है उसको बहुत अनुशासित तरीके से काम किया। हमने धरती के ऊपर स्ट्रक्चर नहीं बनाए, धरती के ऊपर हमने बहुत बड़े बड़े डैम नहीं बनाए, धरती के ऊपर हमने बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स। लेकिन ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स अंडरग्राउंड रिजर्वायर को आपके टेहरी डैम, देखिए टेहरी डैम तो बहुत पैसे में बना है, इंजीनियर की जेब भरी, नेताओं की जेब भरी, सबकी भर गई। लेकिन इस जितना इस टेहरी डैम में पानी रुकता है, हमने भाई इससे 4 गुना ज्यादा पानी अपनी 10,000 स्ट्रक्चर्स में रोका है, 4 टाइम मोर। आप जरा टेहरी डैम की लागत देख लो और हमारी 10,000 स्ट्रक्चर्स की लागत देख लो। हमने 19 जिलों को पानी पिलाया है, टेहरी डैम ने कितने जिले को पानी पिलाया है? जरा देखो ना जाके, राजीव भाई ये आपका काम है जानना कि टेहरी डैम से कितने लोगों को पानी मिला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप डैम बनाते हैं तो डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर का रास्ता पकड़ते हैं, और ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट डिजास्टर वाला है। हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमने किया, सब जगह डेवलपमेंट किया। मैं डेवलपमेंट विरोधी नहीं हूं, मुझे भले ही लोग कहते हैं डेवलपमेंट विरोधी, लेकिन यदि मैं डेवलपमेंट विरोधी होता तो मैं 10,000 डैम ना बनाता। 10,000 डैम बनाए, लेकिन ये डैम बनाए, हमारा डेवलपमेंट विद रेस्टोरेशन था, विद कंजर्वेशन था। हमारे डैम ने कभी भी किसी गांव को नहीं उजाड़ा, एक भी आदमी नहीं उजड़ा हमारे डैम से, एक भी गांव नहीं उजड़ा, एक भी पेड़ नहीं कटा। कुछ पेड़ सूख गए जो पानी में भरे थे, बस ड्राई हुए, लेकिन काटने नहीं पड़े। तो ये जब डेवलपमेंट का रास्ता विद रेस्टोरेशन होता है तो वो सस्टेनेबल होता है, वो लंबे समय तक चलता है, वो टिकाऊ होता है, वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होता। नेक्स्ट देखो, कर्नाटक के बंगलोर के लोगों को पानी की कीमत का पता नहीं चलेगा। कर्नाटक के लोग जो है ना, भगवान के लाडले बेटे हैं। यहां भगवान का ज्यादा लाड है आप लोगों पर। हर साल बादल लेके आता है, पानी बरसाता है। हमारे गांव का मांगू काका कहता है कि ये जो इंद्र है ना, इंद्र कहते हैं हमारे यहां बादल को, ये जो इंद्रजल है ये हमसे भगवान नाराज रहता है इसलिए। लेकिन कर्नाटक के लोगों से नाराज नहीं रहता है। गदग जो आपका कम पानी वाला इलाका है उसमें भी हमसे ज्यादा दुगना पानी बरसता है। तो आप भगवान के लाडले बेटे और लाडली बेटियां हैं, हम भगवान के नालायक बेटे हैं। भगवान हमें नालायक मानकर कई कई साल तक बारिश नहीं करता हमारे यहां, लेकिन हमने फिर भी हमें जो भी कुछ मिला उसको प्यार से सहेज के रखा और प्यार से सहेज के प्यार से उसका उपयोग किया। तब मैं आज तुम्हारे पास आके बेंगलोर में इस मेडिकल हॉल के ऑडिटोरियम में कह सकता हूं कि हमने 7 नदियों को पुनर्जीवित किया, 7 रिवर रिजुनेट की। बंगलोर के लोग अपनी अर्कावती को रिजुनेट कर सकते हैं क्या? तुम्हारे पास तो पानी है ना खूब, केवल उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना है। आज सारी नदियों पर रियल एस्टेट के दाम जब से बढ़े हैं तब से एनक्रोचमेंट बढ़ा है। ऑल कॉमन प्रॉपर्टी बड़े लोगों के हाथ में रियल एस्टेट ने कब्जा कर लिया है, और पिछले 30 सालों से पॉल्यूशन बढ़ा है, और माइनिंग के कारण नदियों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है। रिवर जो है वो गरीब की जिंदगी है, नदी ही गरीब का सहारा होती है। नदी में कभी भी जाके हम लोग नहा सकते हैं, सबसे बड़ा सहारा गरीब का नदी होती है। अब ये नदी गरीबों के हाथ से निकलकर बड़े लोगों के हाथ में जा रही है। दोस्तों, मैं आपसे इतना बता दूं, मेरे इलाके में कोका कोला, पेप्सी, विवंडी, ये 7 जो दुनिया की सबसे भ्रष्ट कंपनियां हैं, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कंपनियां हैं, स्वेज, इन सबको मैंने अपनी नदियों के कैचमेंट से बाहर निकाल के फेंका। आज मेरे इलाके में एक भी पानी की लुटेरी कंपनी नहीं है, लेकिन फेंक कैसे सका? यदि मैं केवल डैम बनाता, जोहर बनाता, तो मैं नहीं फेंक सकता था। लोगों को कहा कि ये पानी तुम्हारा है, ये कोका कोला कंपनी का पानी नहीं है, स्वेज का पानी नहीं है। तो एक तरफ समझाया,
जो तुम लर्निंग करते हो ना, पूर्ण परमति, समझाने से काम शुरू किया। और दूसरे नंबर पर सहेजने का काम शुरू किया, जिसको रचना कहते हैं। और तीसरे नंबर पर संगठन का काम शुरू किया। और चौथे नंबर पर संघर्ष किया। यह बदलाव की प्रक्रिया, यह पूर्ण परमति की प्रक्रिया बिना संघर्ष के संभव नहीं है श्रीनिवास। तुम्हारी पूर्ण परमति के 4 स्टेजेस हैं। पहला काम है लर्निंग, समझाना। दूसरा काम है रचना करना, बनाना, निर्माण करना। तीसरा काम है शक्ति देना। जब शक्ति आती है तब हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए वॉरियर बनते हैं। बिना लड़ाई के कुछ होता नहीं है, लड़ना तो पड़ता ही है। जब संगठन बनता है फिर हम सत्याग्रही बनते हैं। दिल्ली की सरकार सबसे दुष्ट सरकार थी। हमारी यमुना नदी उसको दे दी थी उन्होंने 200 बड़ी कंपनियों को, रिवर व्यू डेवलपमेंट के नाम पर, फ्रंट व्यू डेवलपमेंट के नाम पर। हमने सत्याग्रह शुरू किया। 1 अगस्त 2007 को वो जो जमीन थी यमुना की, उसको कहा कि यमुना को आजादी चाहिए। और भारत की आजादी जब तक नहीं बचेगी, जब तक नदियों को आजादी नहीं मिलेगी। इस देश की आजादी नदियों की आजादी के बिना रुक नहीं सकेगी, बच नहीं सकेगी। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी है, 3 महीने के सत्याग्रह संघर्ष के बाद सारी कंपनियों के जितने भी लीजेस थे सब कैंसिल कर दिए। केवल 11 हेक्टेयर जमीन वो कॉमनवेल्थ के लिए, वो जो कॉमन विलेज बना उसके लिए उन्होंने उसको उन्होंने कॉमर्शियल पर्पस में बदल दिया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अभी भी हमारी डेमोक्रेसी इतनी खराब नहीं है। यदि हम लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, कहीं भी हारते नहीं है। लेकिन हम थोड़ा लड़ने का मादा तो रखें, गलत काम को गलत काम कहना तो सीखें। जब हम सबको स्वीकारते जाते हैं तब नहीं चलता। अब ये जो लड़का है देख रहे हो ना, ये होली दिवाली पे ही नहाता था, अभी ये रोज नहाता है। तो जिसको केवल होली दिवाली नहाने को मिलती हो, उसकी जिंदगी का कष्ट आप पूछिए जाके उससे। और फिर वो रोज नहाने लगे तो जरा उसके चेहरे की हंसी देखिए जाके, कैसे बदलते हैं लोगों के चेहरे और कैसे बदलती है धरती अपना रुख, वो तो देखने से समझ में आएगा। आगे ये जो रिचार्ज का काम है, ये साइंटिस्ट हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते हैं। अब मैं साइंटिस्ट की कॉम्प्लिकेशन नहीं समझाता, जल्दी से बताता हूं। देखो, ये बात ठीक है कि आइंस्टाइन और गांधी ये दोनों 2 रास्ते वाले इंसान थे और इनको इंटीग्रेट करने का, एक बीच का, दोनों को विलीन करने का रास्ता बन सकता है। लेकिन महात्मा गांधी अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहता और आइंस्टीन भी अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहता। आइंस्टीन रहना चाहता है, महात्मा गांधी रहना चाहता है। तो ऐसे में इंटीग्रेट करने का सपना देखना आसान काम है। यदि ये दोनों अपनी पहचान छोड़ने के लिए तैयार हो तो इंटीग्रेशन का सपना देखा जा सकता है। और इंटीग्रेशन केवल सपनों से नहीं होता। इंटीग्रेशन करने के लिए तो धरती का एक्शन जगाना पड़ता है। मैं एक मजेदार बात बताता हूं। तुम्हारा हैदराबाद है ना, इसमें एक हैदराबाद में NGRI है। वहां हमारे एक दोस्त, उसके डायरेक्टर, वो एक एमरिटस साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर RN अठावले। इन्होंने कहीं वीक में पढ़ा कि ये अरवरी नदी रिजुनेट हो गई है और ये बहुत लागत साइंटिस्ट थे। उसने कहा, यार हिंदुस्तान की नदियां ओवरड्राफ्ट हो रही हैं, सूख रही हैं, ये फॉल्स लिखा है। नदी तो रिजुनेट नहीं हो सकती। नदी कैसे रिजुनेट हो सकती है? क्योंकि डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और अब रिचार्ज तो कहीं रहा नहीं। तो ये अपने साथ मुरलीधरन, प्रोफेसर मुरलीधर
को लेके और हवाई जहाज में उड़ के, और इनके पास नक्शे वक्शे सब होते हैं, ये बड़े रिमोट साइंसिंग के साइंटिस्ट हैं, इनको सरकार ने बहुत कुछ दे रखा है, सब नक्शे। तो ये बिना मुझसे पूछे उस नदी की यात्रा करने लगे। 2 दिन इस नदी की, अरवरी नदी की यात्रा करने के बाद मेरे पास आए, वो कहने लगे, राजेंद्र भाई, व्हाट इज योर कॉन्सेप्चुअल मॉडल अबाउट द अरवरी रिवर? मैंने कहा, ना तो मेरा कोई कॉन्सेप्ट है और ना कोई मॉडल है और ना मेरे सामने अरवरी नदी है। भाई पीने का पानी नहीं था हमारे पास, तो हमने पीने के पानी के लिए पहले कुछ जोहरी बनाई थी, फिर कहीं कहीं जब उसके फ्लो नीचे आने लगे तो कहीं एनीकट बनाए थे, कहीं चेक डैम बनाए थे, कहीं गली प्लगिंग की थी। फिर वो धीरे से बोले, बहुत कम बोल के, लेकिन तुम्हारी नदी यार ये बहने कैसे लगी? तो मैंने कहा, ये मुझे पता नहीं कैसे बहने लगी। ऐसा करो, तुम सुंदरा गुजर के पास चले जाओ, भावता, तुम्हें वो बताएगा। तो ये बहुत अच्छे विनम्र साइंटिस्ट थे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने अपने एक कार्यकर्ता को उनके साथ भेज दिया। अब इन्होंने, अठावले साहब ने वहां जाके उनसे बातें की। तो उसने कहा, अरे इसमें क्या बात है भाई, धरती बड़ी दयालु है, इसका जब पेट भर जाता है तो वो हम सबको फिर देने लग जाती है, लेकिन पहले धरती का पेट भरे तो फिर धरती हमारा पेट भरेगी। तो अठावले साहब को मॉडल समझ में नहीं आया सुंदरा का। तो फिर उसने कन्हैया जो उनके साथ गया था, तो उसने कहा, आपकी बात समझ में नहीं है। अरे इसमें क्या बात है, तू एक काम कर, अपने सांप को धरती पर लेटा, मैं अभी करके दिखा देता हूं। तो मुरली जी जरा उनके जूनियर थे, उन्होंने कहा, नहीं साहब को क्यों लिटाना? उन्होंने कहा, नहीं तू घबराओ मत यार, तू लिटा तो सही, मैं अभी करके दिखाता हूं। और उसने अपने बेटे से कहा, एक बाल्टी जरा पानी भर ला। तो वो साहब पूछने लगे, क्या करोगे? उसने कहा, तेरे साहब का मुंह खोल के उसमें पानी डालूंगा, जब वो तेरे साहब का पेट भर जाएगा तो कहीं तो पानी निकलेगा, तो ऐसे ही नदी का पानी निकलेगा। जब नदी का, धरती का पेट भर गया तो ऐसे ही हो गया। तो ये कहने लगे, यस नाउ अंडरस्टैंड। देखो ये साइंटिस्ट ज्यादा समझते हैं, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन उस दिन नहीं आ रही थी उनको कॉन्सेप्चुअल मॉडल समझ में, तो इनको समझ में आ गया। तो फिर वो पानी की बाल्टी भर के कुछ किया नहीं गया और जरूरत भी नहीं हुई, वो उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा, फिर उसने एक सवाल और पूछा, ये समझ लो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें धरती का पेट का पता कैसे चला? अरे ये पेट की भी कुछ बात है, मैं दिखाता हूं धरती का पेट कैसा है। और उसको ले गया कुएं पर, अपने कुएं पर। कुएं में जो फ्रैक्चर थे, वो जो सल होती है ना पत्थरों में, वो सल दिखा के कहने लगा कि देख, ये है धरती माता की आहार नाल, आहार जिसमें से, और इसमें से आहार और पानी जाता है। जब ये भर जाती है तो फिर नीचे से निकलने लगता है। तो जो भरने के बाद निकलता है वो झरना होता है, वो झरना होता है, झरना बोला। और जब ये बहुत सारे झरने मिल जाते हैं तो नदी बन जाती है। फिर उसने दोबारा पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला? फिर दोबारा पूछा। उसने कहा कि जब हमारे यहां कुआं खुदता है तो हम ही खोदते हैं, हमें पता चलता है कुएं में कि कैसे कैसे सल आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं कि साइड में जा रही हैं, सब तो हमें पता रहता है। तो ये बड़ा बड़ा आश्चर्य में हुआ, और आश्चर्य में आके फिर मेरे पास आया। उसने कहा, राजेंद्र भाई, आप, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए कि आपको ये विश्वास कैसे हुआ, आपको ये विश्वास कैसे हुआ कि इससे नदी बहने लगेगी? मैंने कहा, यार मुझे नदी जिंदा करने का विश्वास नहीं था, मैंने कोई नदी को जिंदा करने का बड़ा सपना नहीं देखा था। मेरा सपना बहुत छोटा था। मेरा सपना यह था कि जो लोग बेपानी होकर उजड़ गए हैं उनको पीने का पानी मिल जाए।